तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे खत्म किया था, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सर्किट डायग्राम। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैंने खत्म करी थी, वहां हो गया था। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसी चैप्टर को एक और वे देंगे हल्का सा, ठीक है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट एक लॉ शामिल हो जाएगा, ओम्स लॉ, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या है ओम्स लॉ, इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, किस पे डिपेंडेंसी होती है इसके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस, जो कि हम आगे देखेंगे। ये रेजिस्टेंस टर्म कहां से आ गया, क्योंकि अभी हमने कुछ 2 या 3 टर्म्स ही पढ़े हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उससे पता चला इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और फिर वहां से मुझे पता चला पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। लेकिन अब हमारे पास एक नया टर्म आएगा जो कि ओम जी हमें देंगे। अच्छा, ये ओम जी हमारे इंडिया वाले ओम नमः शिवाय वाला ओम जी नहीं है, ये जो है ये जर्मन साइंटिस्ट है। तो चलो ओम्स लॉ को हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसी में मैं इस बात को डिस्कस करूंगा। ओम्स लॉ, ये आप हेडिंग डाल लेंगे, पेन और पेपर आप अपने साथ लेकर लिए होंगे, आई होप लेटे हुए देख नहीं रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ, तो ये 1827 में एक ऑब्जर्वेशन हो रहा था, या ऑब्जर्व किया ना, जैसे न्यूटन ने किया था ग्रेविटी के बारे में, इसी तरीके से इन्होंने भी एक ऑब्जर्वेशन किया 1827 में। क्या नाम था इनका? ये जर्मन साइंटिस्ट है या जर्मन फिजिसिस्ट बोल सकते हो, जिनका नाम था जॉर्ज सीमोन ओम। ये इनका पूरा नाम हुआ करता था, प्यार से हम लोग इन्हें ओम कहते हैं, आप भी ओम ही कहेंगे, आदत हो जाएगी आपकी। अब ओम ने लॉ दिया तो उसका नाम क्या होगा? ओम्स लॉ। भाई मैंने लॉ दिया तो मिसरीज लॉ। तो ऐसे बनते हैं, आप देंगे तो आपाज लॉ, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ओम्स लॉ ने बोला क्या? देखो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिफाइन कर दिया गया, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी डिफाइन कर दिया गया। इसका मतलब ये है कुल मिला के कि हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट टाइप का कोई टर्म होता है जिसका हम यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी, जब हम ये सारी चीजें कर रहे थे तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब हम अपना वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट में ये जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे इंक्रीज हो गया करंट, या फिर वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट डिक्रीज हो गया, या कुछ इसमें हल्का सा अब डिक्रीज हो गया कि इंक्रीज हो गया, ये ऑब्जर्वेशन ठीक से लोग पता नहीं लगा पा रहे थे। इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, पता चल रहा था कुछ तो हो रहा है, लेकिन ठीक तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। हम ये भी बोल सकते हैं कि V और I ये मिल गया, बट इनमें कोई रिलेशन ठीक से नहीं बन पा रहा था। हाँ, हमें मालूम है कि V को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं W/Q से, फिर और अगर आगे जाते हैं तो चलो ठीक है W/IT कर दिया, ऐसा कुछ मैंने करा, ठीक है, तो वो बात अलग है। बट अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं V और I का कोई डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहा हूं, वो तो डायरेक्ट नहीं है, यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना चाह रहा हूं। सब लोग लगे हुए थे रेस में, बट जीते कौन? ओम, जॉर्ज सीमोन ओम। इन्होंने अपना एक लॉ निकाल दिया तुरंत 1827 में। क्या? इन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में, चलो सर्किट ले लेते हैं, कंडक्टर होता है ना उसमें, तो किसी भी कंडक्टर में अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व किया तो कि करंट भी इंक्रीज हो गई, और जब मैंने वोल्टेज को डिक्रीज किया, मतलब उन्होंने जब वोल्टेज को डिक्रीज किया तो करंट भी डिक्रीज हो गई कंडक्टर में। इससे उन्होंने एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन दिया जिसे हम लोग लॉ के नाम से जानते हैं, क्या? कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ conductor, that means I is directly proportional to the electric potential difference across the conductor, potential difference across the conductor। अब across मतलब एंड जो है, मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है, इसके एंड पे जितना भी डिफरेंस मिल रहा है वो किस पे? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक करंट के। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखा करते हैं, V is proportional to the I। एक तरीके से मतलब तो वही है ना, बट यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि जैसे हम लोग पढ़ा करते थे, याद होगा सेकेंड लॉ ऑफ
न्यूटन सेकंड लॉ, तो जब वहां पढ़ते थे तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू किसके पढ़ते थे, गेस करो भाई, एम के पढ़ते थे, ए के पढ़ते थे, ऐसा ही कुछ था ना, एम इज प्रोपोर्शनल टू द एम ए। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे एक कांस्टेंट के एम ए ऐसा कुछ लेकर आते थे, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे भी कुछ यही होने वाला होता है। यहाँ इतना तो बात पता चल गया कि ओम जी ने क्या बताया, ओम जी ने बताया कि भाई V जो होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? अब आपको समझना पड़ेगा कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बिल्कुल सिंपल है, बस इतना समझो मैंने क्या बताया इनिशियल में, द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। बस इतना याद रखो, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अब ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब आप उसमें कोई सोर्स देंगे ना। सोर्स, मेरे पास एक कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर मतलब सपोज आपके पास मेटल है, मेटल है जिसमें आप इजिली चार्ज फ्लो कर सकते हैं, यानी करंट पास आउट हो जाएगा। लेकिन करंट देने के लिए आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए ना, तो वो सोर्स मैंने ले लिया बैटरी। तो जब मैं बैटरी लूंगा तो बैटरी में क्या होंगे, बैटरी में दो टर्मिनल्स होंगे जो क्या करेंगे, एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे भाई, एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये डिफरेंस की वजह से तो करंट मिलता है कि नहीं। तो यहां पे करंट किससे रिलेट है, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो हम ये बोलेंगे कि V इज प्रोपोर्शनल टू द I। ठीक है, V बढ़ेगा I घटेगा, यानी V को रेस्पेक्ट लेंगे, V बढ़ता है तो ही I बढ़ेगा। I किसके कनेक्ट में है, V के। क्लियर है ना? तो इसको हम एप्रोप्रिएट लेकर ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि बुक्स वगैरह में और अदर चीजों में ऐसे क्यों किया जाता है। अब हम करेंगे यहां पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हुए एक प्रोपोर्शनैलिटी लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम R के नाम से जानते हैं। क्या, R के नाम से। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब कंडक्टर तो आप जानते ही, ओके, तो ये हम बोलते हैं R को। अब ये जो R है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, I को सेकंड साइड लेके V अपॉन I, जिससे हम R को डिफाइन करने लगते हैं। अब यहां एक बात का थोड़ा ध्यान देना होगा कि R का डायरेक्ट रिलेशन ना तो V से है ना ही I से है। क्यों सर, क्योंकि ये मैंने क्या बोला बताओ, R क्या है, R इज कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कि नहीं। यहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मैंने यूज किया है ना, एक कांस्टेंट टर्म है। तो अगर वो कांस्टेंट टर्म है तो क्या चेंज हो सकता है, सोचो क्या चेंज हो सकता है, बिल्कुल नहीं, चेंज ही नहीं होगा। यानी अगर मैं V को इंक्रीज करता हूं तो R पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर मैं करंट को डिक्रीज या इंक्रीज करता हूं तो R पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी R नेवर चेंज। ठीक है, इसकी कोई डिपेंडेंसी V और I पे नहीं है। चेंज होगा बट इस पे नहीं होगा, V और I पे नहीं होगा। याद रखो, नेवर वर्ड जो मैंने यूज किया है वो V और I के लिए है। ऐसा मत बोल देना कि भाई मैंने बोल दिया नेवर चेंज मतलब चेंज ही नहीं होगा, जो रेजिस्टेंस मैंने लिया है वही होगा। अब एक बात का याद रखो कि ओम्स ने जब ये लॉ दिया तो उन्होंने कुछ कंडीशंस ली थी, ये मैं आगे बाद में बताऊंगा। R के लिए अलग चीज, एक अलग सेशन रहेगा, मतलब टॉपिक रहेगा, उसको मैं अलग से बताऊंगा। V प्रोपोर्शनल टू द I ये बताया, उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस भी दी। उन्होंने बोला कि ये V प्रोपोर्शनल टू द I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन हो। आइडियल सिचुएशन क्या होता है, आइडियल सिचुएशन वो होता है जहां पे हमारा जो कंडीशन है वो चेंज ही ना हो, फिजिकल कंडीशन चेंज ही ना हो। क्या है मतलब टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ये रूल, ये लॉ फॉलो नहीं होने वाला।
प्रेशर वैसे का वैसा होना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो ये लो फॉलो नहीं करेगा। तो उन्होंने कुछ कंडीशन दे दी कि अंडर द कंडीशन, अंडर द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस दिस लॉ फॉलो। समझ बात आई? क्या बात आई? अब पूरा लॉ समझिए कि ओम्स ने क्या बताया। ओम्स ने बताया इलेक्ट्रिक करंट, क्या बात, कंडीशन क्या चल रही थी, बड़ा बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी लोगों को, ये लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे थे भाई करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या कनेक्शन जोड़े। तो ओम्स लॉ एक लॉ लेकर आए। क्या लेकर आए? उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor, यानी V proportional to the I, but under the constant physical condition। ठीक है, जहां फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा ये सारी चीजें आप ला सकते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं नोट्स बना देता हूं या लिख देता हूं, उसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लो ओम्स लॉ मैंने यहां पे राइट कर दिया है, ध्यान समझिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, according to the Ohm's law, the electric current flowing through the conductor is directly proportional to the electric potential, okay, potential difference applied across its end। इसको मैंने बताया था कि ये कंडक्टर उसके दोनों एंड, ओके, in the constant physical condition, इसे भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। at the constant temperature, physical condition means temperature and or a pressure, okay, etc। अब बात आती है दैट इज V proportional to the I, मतलब इस स्टेटमेंट को आप सिर्फ एक छोटे से पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, दैट V प्रोपोर्शनल टू द I, यानी इलेक्ट्रिक करंट ये प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। ये डिपेंड कर रहा है इस पे, भाई तू बढ़ मैं भी बढ़ता हूं, जैसे आप डिपेंड करते हैं किस पे? अपने फॉलोअर्स पे डिपेंड करते हैं, या सॉरी आप जिसको फॉलोइंग कर रहे हैं उस पे डिपेंड करते हैं ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज दैट कि आप फॉलो कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, तो अगर एपीजे अब्दुल कलाम को आप फॉलो कर रहे हैं तो जो उन्होंने किया है उसी के अकॉर्डिंग ना, जैसे अगर उन्होंने सपोज कुछ इन्वेंट किया है तो आप भी सोचेंगे मैं भी इन्वेंट करूं। अब मान लो अगर उन्होंने डांस किया है तो आप सोचेंगे यार मैं भी डांस करूंगा। हाँ, अगर वो ज्यादा डांस करते हैं तो आप कहेंगे भाई मैं भी ज्यादा डांस करूंगा। इस तरीके से, या फिर बहुत सारे अपने फादर्स वगैरह को या अपने बड़े भाई को या बड़ी बहन को, इनको फॉलो करते हैं, है ना, तो उनको अगर फॉलो करते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे आप देख लीजिए कनेक्ट करते हुए, क्योंकि फिजिक्स है तो आपके दैनिक जो भी चलता है उसी से कनेक्ट रहता है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, दैट मींस यहाँ पे करंट डिपेंड करेगा V पे, V बढ़ता है करंट भी बढ़ जाएगा, V घटेगा करंट भी घट जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट भी ट्रू है, यानी अगर करंट इंक्रीज होता है तो इसको क्या समझे हम कि पोटेंशियल डिफरेंस घटा होगा। अगर करंट इंक्रीज हुआ तो हम क्या समझे भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ होगा। यही बात है ना। अब बात आती है कि मैंने एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लिया, क्या आर एक आर आ गया, V इज इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला बन गया आपके लिए। अब यहाँ पे आर क्या है, मैंने क्या बताया, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर को, क्लियर है ना। ओके, यहां पे हम इसी फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कैसे आया, I को सेकंड साइड ले जाइए, हो गया खत्म। क्या कहते हो भाई, बिल्कुल। अब कुछ चीज यहाँ पे एक नया टर्म आ गया R। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि R डिपेंड नहीं करेगा V और I पे। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है सपोज दैट आपका जो सर्किट है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। सर मुझे यही नहीं पता रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले ये तो बता दो रेजिस्टेंस होता क्या है। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले ये पता रहे कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअल में इसको अब मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लेंगे आई होप। ठीक है, मैं हट चुका हूं। अब देखिए मैं रेजिस्टेंस पहले समझाता हूं, फिर इसकी एसआई यूनिट समझाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि ये V और I पे क्यों नहीं रिलेट हो रहा है। ओके, चलो रेजिस्टेंस तो चलो समझते हैं। मैंने यहां पे राइट करा R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो पहले रेजिस्टेंस समझते हैं एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है। मैंने लास्ट टाइम याद होगा कि रेजिस्टेंस का एक डायग्राम बनाया था, सिंबल बनाया था, कुछ इस तरीके से बनवाया था कि नहीं, बिल्कुल बनवाया था। ये इंस्पायर है, हर एक चीज किसी ना किसी चीज से इंस्पायर होती है, और जो रियल होती है वो भी किसी ना किसी चीज से होती है। ठीक है ना, कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना किसी भी चीजों से,
तो अब ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल है। और इसको अगर आप कनेक्ट करते हैं डेली लाइफ में तो आपने क्या ये वाला साइन देखा है, इस तरीके का, ये रोड्स वगैरह में इस तरह का आप देखेंगे तो एक ब्रेकर, रोड ब्रेकर लगा रहता है। अब ये क्यों बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपकी स्पीड को, ये ऐसी जगह पे होता है जहां पे दो रोड्स एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हो, उससे थोड़ा सा पहले बनाते हैं कि नहीं, बिल्कुल बनाते हैं, वहीं बनाते हैं, हाँ तो वहां बनाते हैं। अब यहां पे जब हम इस तरीके से बम्पर बना देते हैं या फिर हम इस तरीके से ब्रेकर बना देते हैं तो ये काम सिर्फ इतना करता है कि आपके व्हीकल्स की स्पीड को स्लो करने का काम करता है। सर मैं नहीं करना चाहूंगा, चलिए मैं तो ऐसे ही धूम फिल्म बनाऊंगा, धूम 5, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रोड से कनेक्टेड नहीं है तो आपकी स्पीड तो वैसे भी स्लो ही हो जाएगी। ऐसे समझिए कि आप बहुत तेजी से अपनी KTM बाइक लेकर आ रहे हैं, अब जब लेकर आए धूम, तो जब ऐसे जाएंगे आप तो ऐसा तो है नहीं कि सेम स्पीड से, आपकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। इस कंडीशन पे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। भाई यहां से आप चल रहे धूम धूम धूम, अब यहाँ ब्रेकर आ गया, अब जब ब्रेकर आया तो आपने स्पीड जो अपनी कम करी नहीं, आप तो इंक्रीज ही कर रहे हैं, तो आप ऐसे जाएंगे, फिर चांद से बात करेंगे, चंदा मामा से बात करते हुए फिर या तो वहीं रुक जाएंगे, नहीं तो आएंगे भी तो बड़े अच्छे हालात में आएंगे, है कि नहीं, ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आपकी स्पीड जो है इतना ज्यादा नहीं होने लगती है, कम ही होगी। अब फिलहाल चंदा मामा से के यहाँ जाने से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपनी बाइक में ब्रेक लगाते हैं या कार में थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, और अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, बिल्कुल सही जवाब। तो ये काम क्या करता है बताइए जरा, ब्रेकर का काम क्या है, ब्रेकर का काम है टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द व्हीकल, यही करता है ना, या रजिस्ट करता है स्पीड ऑफ व्हीकल को, है। यहां पे इसका काम भी यही है, जो रेजिस्टेंस का या रजिस्टर्स का काम है सेम यही काम करता है। ये इलेक्ट्रिक करंट आई, इसके फ्लो ऑफ या अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको क्या करता है, रजिस्ट करता है, भाई धीरे करता है। ऐसे चलता मान लो यहां से, तो भाई अभी इसकी स्पीड अभी ऊपर जा रही है, कम होगी, फिर बड़ी, चलो फिर कम हुई, फिर बड़ी, फिर कम हुई, फिर बड़ी, फिर कम हुई। इस तरह का साइन नहीं होता है, बट हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक तरह के मेटल का जो रजिस्टर्स होता है वो अलग अलग होता है, या समझ में आ गया होगा। अभी आगे मैं रजिस्टिविटी बताऊंगा, वो अलग चीज है, अभी आप रेजिस्टेंस पे टिके रहें। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। तो क्या होता है आर, ये होता है एक तरह का ब्रेकर का काम करता है, यानी कट आउट करता है इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज रजिस्ट, रजिस्ट मतलब रोकता है या अपोज करता है, रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला मैंने कि इट किसके लिए है, आर के लिए, इट इज resist और oppose, it is resist or oppose the flow of electric current। समझ में आया कि नहीं, हलवा था एकदम, कुछ खास तो है नहीं, मैंने अच्छे से बता दिया कि ये किस पे कनेक्ट है, फिगर पे इसके, और इसका फिगर किससे इंस्पायर है भाई, ब्रेकर से, है ना, ब्रेकर से है। अब ब्रेकर का साइन आप देख लीजिए, इस तरीके का होता है। ये क्या काम करता है, स्पीड को रिड्यूस करने का या रजिस्ट करने का काम करता है, और ये भैया करंट को रजिस्ट करने का काम करता है, सिंपल। तो अब बात करते हैं वी और आई। अब वी और आई क्या है ना, पोटेंशियल आप इंक्रीज करते हैं, करंट इंक्रीज कर रहा है। अब ये एक सर्टेन कंडीशन मैंने ली, टेम्परेचर या प्रेशर पे, ओके, बट ये कुछ काम नहीं होने वाला, आप बढ़ाते जाइए, आप एक काम करिए, वोल्टेज बढ़ाइए, रजिस्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कांस्टेंट ही है, वो कांस्टेंट ही है। ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि शुरू में, समझिए अब मेन बहुत है, ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है जो 10 वोल्ट की बैटरी है, वो अब 10 वोल्ट की बैटरी से जब मैंने करंट पास आउट किया, तो चलो एक मैं आंकड़ा ले लेता हूं कि उसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा, 10 वोल्ट बैटरी और 5 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। तो अगर जब ऐसा हुआ तो इनका रेशियो क्या निकला, V अपॉन आई का रेशियो क्या निकला, तो जब मैंने देखा तो V अपॉन आई का रेशियो निकला, V कितना है 10 और I कितना 5, 5 2 10 यानी 2 अपॉन 1, समझ में आया। अब मैंने बोला था कि
अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू द I, यानी V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे इसको डबल करो तो ये भी डबल, इसको ट्रिपल कर दो ये भी ट्रिपल। समझ में आया? तो एक काम करते हैं, पहले मैंने 10 वोल्ट किया था, इसको डबल कर दो। तो जब मैंने 10 वोल्ट को डबल करके 20 वोल्ट किया तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 5 एम्पियर। हुआ या नहीं? बिल्कुल। क्या बात है यार, 10 हो गया, 5 था 10 हो गया, है ना, 5 का डबल 10। अब एक काम करते हैं, फिर से आर चेक करते हैं। मैंने वोल्टेज बढ़ाया कि नहीं, तो देखते हैं क्या आर में चेंजमेंट आया, क्या नहीं आया। आर में कोई चेंजमेंट नहीं आया भाई। आर पहले भी 2/1 था और अभी भी 2/1 है। तो वोल्टेज के इंक्रीज करने पर या करंट के इंक्रीज करने पर आर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात क्लियर हुई? बात पक्की, बात क्लियर हुई? आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, अरे भैया समझ में आ गया गुरुजी, ज्यादा मत समझाओ। अरे कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता, तो इसलिए थोड़ा डिटेल जाना पड़ता है। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं रजिस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं करंट बढ़ाता हूं तो रजिस्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस पे नहीं करता, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी ना किसी पे तो करता होगा ना। हम क्या रेजिस्टेंस को चेंज ही नहीं कर सकते? अनचेंजेबल रहेगा? नहीं, चेंज कर सकते हैं। और कैसे, और बताता हूं, पहले इसको देख लो, जो नोट करना है इसके बाद बताता हूं। ठीक है, थोड़ा मुंह पोंछ लेता हूं, है ना, पसीना बहुत आ गया है। ओके ठीक है, तो चलो, मैंने अभी क्या बताया? मैंने बताया कि जो आर है वो ना तो V पे डिपेंड करता है और ना ही I पे डिपेंड करता है। और ये तो बता ही दिया कि भाई आर होता क्या है। ये क्या करता है? इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ये बता दिया मैंने। ठीक है, अब गुरुजी ये बताइए कि आर का कोई यूनिट होता है क्या? V का होता है, हाँ होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट का होता है हाँ एम्पियर। तो आर का भी कुछ होगा? बिल्कुल होगा। ये ऐसा तो है नहीं कि इसकी यूनिट लेस होगी, जिस तरीके से हम इंडेक्स का पढ़ लेते हैं, यूनिट लेस तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो आर का यूनिट क्या होता है? क्योंकि ओम्स लॉ यानी ओम ने दिया था, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट हो जाती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ओम। ये ग्रीक वर्ड है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये साइन भी हम बोल सकते हैं, ग्रीक वर्ड है ओम, और इसको बहुत सारी बुक्स में इस नाम से भी जाना जाता है, ओमेगा। क्लियर है ना? और ये कुछ इस तरीके का होता है, ओम नमः शिवाय के जो है ना शिवलिंग होता है, उसी तरीके का साइन होता है कुछ। तो थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं मैं, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा ओम का साइन है, इसे याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? ओम। ये वाला ओम नहीं, ठीक है, ये वाला ओम। समझ में आया? ओके, तो एसआई यूनिट तो पता चल गई। अब बात आप कर रहे थे सर कि किस पे डिपेंड करता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड किस पे करता है। तो चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो आर है वो डिपेंड करता किस पे है, और क्या इसको हम चेंज वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। इसको मैं हटाता हूं और यहां पे देखता हूं, पहले मैं समझा देता हूं, फिर इसके नोट्स भी दे दूंगा मैं। ओके, तो आर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ, या विच फैक्टर आर डिपेंड, तो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस पर डिपेंड करता है? चलो देखते हैं किस पे डिपेंड करता है। देखो आर जो होता है ना, वो वायर को रिप्रेजेंट एक तरीके से करेगा। वायर जैसे कॉपर वायर कंडक्टर है, बिल्कुल। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर नाम क्यों पड़ा होगा? क्योंकि कंडक्टर का होगा। तो जैसे कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया मैंने, मतलब जितने भी मेटल्स हैं उनको मैंने ले लिया। ठीक है, उसको हम ओमिक मेटल बोलते हैं। एक चीज और याद रखो, क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर। सर अभी तो आप मेटल बोल रहे, तो मेटल लिख लो यार, दोनों बात एक ही है। याद रखो, ऐसे सारे कंडक्टर्स या मेटल जो जिनके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है, यानी जो रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर या फिर ओमिक मेटल, याद रखोगे। और जो नहीं रेजिस्ट करेगा उसको हम बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक मेटल। क्लियर है ना। तो ये भी आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो भाई करेगा रेजिस्ट उसको हम बोलेंगे ओमिक कंडक्टर, और जो नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे नॉन ओमिक। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं किस पे डिपेंड करेगा। तो जो आर है ना रेजिस्टेंस, वो लेंथ पे डिपेंड करता है, किसके, कंडक्टर के लेंथ पे। अरे ऐसे समझो, मेरे पास एक वायर है, मेरे पास एक वायर है, चलो ये 1 मीटर का वायर है, ओके। अब मैंने क्या किया, इसको जस्ट डबल कर दिया, मैंने 2 मीटर कर दिया। तो क्या इसका रेजिस्टेंस यानी फ्लो ऑफ जो इसके पास जो एक प्रॉपर्टी है, जो इसके पास प्रॉपर्टी है, इस कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है, क्या ये करंट के अमाउंट को या फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, रजिस्ट। भाई रोक, पैसा ला, रोकेगा जो, पैसा तो नहीं, गरीब हूं मंदिर में गया था 1 रुपया नहीं मिला, ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ठीक है, तो ठीक है चल भिखारी चल निकल भाग इधर से। तो यहां पे क्या 1 मीटर मेरे पास छोटा सा वायर है, अभी मैंने डबल कर दिया, तो क्या फर्क पड़ने वाला है रेजिस्टेंस पे, क्या रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और ये आप जनरल बिल्कुल ऐसे ऐसे चुटकियों में बता सकते हैं, कैसे सर, यहां पे जो है एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, इसके रिलेशन में अगर देखे या इसके रेस्पेक्ट में देखे तो यहां पे कम है और यहां पे बहुत सारे एटम हैं, यानी यहां पे जो टोल लेने वाले बंदे हैं वो ज्यादा हैं, और जब टोल लेने वाले बंदे ज्यादा हैं तो रोकेगा कि नहीं, भाई रुक 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 रुक, कहां से आ रहा है, आईडी दिखा, इसको भी दिखाएगा, इसको भी दिखाएगा, इसको भी दिखाएगा, इसको भी दिखाएगा, यानी फ्लो को रेजिस्ट करने के जो बंदे हैं यहाँ पे वो बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे क्या है, पहुंचेगा थोड़ा जल्दी और यहाँ पे पहुंचेगा थोड़ा लेट। तो हम ये बोलेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या है मतलब इसका मतलब है लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब समझे ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, क्या करता है, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, रोकेगा, रोक, ठीक है, ऐसा करेगा। तो आप बता दो, सिंपल सा फंडा है कि नहीं, 1 मीटर से 2 मीटर हुआ, क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसको ट्रिपल कर दो, जब ट्रिपल कर दोगे तो और बढ़ जाएगा। बात क्लियर हुआ, बिल्कुल सर हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या कंडक्टर बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस, हाँ कंडक्टर बोल ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो लेंथ पे प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। इसका साफ साफ ये मतलब हुआ बच्चों कि अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो R भी मेरा डबल हो जाता है, और अगर इसको हाफ कर देते हैं तो ये भी मेरा हाफ हो जाएगा। ओके। अब और किस चीज पे डिपेंड करता है, R एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, R डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया पर, लेकिन ये थोड़ा उल्टा कंडीशन बन जाता है, थोड़ी सी उल्टी कंडीशन। यहां पे 1/a यानी एरिया का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली यानी उल्टा। क्रॉस सेक्शन एरिया तो आप जानते हैं, ये मेरे पास वायर है, अब ये भैया कितना है, मोटा है, मेरे पास एक और वायर है, ये देखो पतला सा, ये देखो चुन्नू भर का, ऐसे समझो ये मेरे पास एक वायर है और एक ये वायर है, इतना मोटा, चलो और कर देते हैं, इतना तो पतला ही है, ये वायर है मेरा, और एक मेरा ये वायर है, खाना कम खाया बच्चे ने, है ना। तो यहां पे इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, बहुत कम, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा। तो अगर क्रॉस सेक्शन में किसी तरीके से इंक्रीज कर दूंगा तो एरिया बढ़ेगा ना क्रॉस सेक्शन का, और उससे रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, इसको इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज हो गया। इनवर्स का मतलब उल्टा, अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा, इसको डबल करो ये हाफ हो जाएगा, इसको डबल करो यहां 2 कर दोगे तो 1/2 हो गया ना ये, और अगर इसको हाफ कर दोगे तो ये हाफ ऊपर जाके डबल कर देगा, इसको हाफ करो ये डबल हो गया, और इसको डबल करो तो ये हाफ हो गया। सर इसको थोड़ा समझाइए जरा, डेली लाइफ, वहां तो आप एटम एटम लेके समझा दिए, ऐसे समझो। मान लो कि तुम एक बंदा है, ठीक है, वो जेल से भागना चाह रहा है। अब वो जेल से भागना चाह रहा है तो उसके पास 2 गेट हैं, एक ये वाला मतलब डोर है, ठीक है, और एक ये वाला।
यहाँ पे भी पुलिस वगैरह खड़ी है और यहाँ पे भी है, या उसको भागना है, तेजी से पहुंचना है अपने डिपार्चर प्लेस पे, अराइवल प्लेस पे जल्दी से पहुंचना है। तो अब जरा सोचो कि वो इस गेट से जल्दी पहुंचेगा या फिर इस गेट से। सोचो यहां पे क्या होगा, यहां पे एरिया उसको ज्यादा मिल गया। जब एरिया ज्यादा तो एटम्स तो है लेकिन फ्री स्पेस भी तो ज्यादा हो जाएगा, और जब फ्री स्पेस ज्यादा हो जाएंगे तो करंट ऐसे ऐसे सांप की तरह पहुंच जाएगा कि नहीं। एक बता रहा हूं, समझाने का तरीका है कि एरिया बढ़ा रहे हो तो करंट को फ्लो होने में थोड़ा प्लेस ज्यादा मिल जाएगा जिससे वो इजीली फ्लो हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसे सर, घट कैसे गया, वो तो जल्दी पहुंच गया सर। अरे यही तो खेल है, उसको जल्दी तो नहीं पहुंचना है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रजिस्ट करना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्ट करना, रोकना। अब यहाँ पे वो एक दूसरे की नजर से बच रहा है। भाई यहाँ पे है टोल वाला, वापस बतिया रहा हो, भाई कैसे हो, घर में सब सही है, बच्चे बच्चे परेशान तो नहीं करते, तब से निकल गया करंट है कि नहीं, बतिया रहा। और बताओ फ्री फायर में यार मेरा तो आलोक खुल गया, तेरा क्या खुला है वो कहता मैं तो सीओडी खेलता हूँ, अब तुम तब से निकल गए पबजी खेलते हुए। तो ऐसा हो गया तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपस में बात कर रहे हैं और भाई बताओ फ्री फायर में आलोक खुला, यार भाई मेरा तो नहीं खुला, तब से आया और तुरंत तुमने देख लिया उसको। यहाँ पे तुम्हारे पास जगह कम है, तुरंत देख लिया, कहाँ आईडी दिखाओ, है ना। तो यहाँ पे तुरंत हो जाएगा बट यहाँ नहीं। तो यहाँ बंदा रुकेगा, यहाँ पे वो बंदा रुकेगा, लेकिन यहाँ बंदा नहीं रुकने वाला, आंख बचा के निकल जाएगा। तो इसीलिए जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब घटने का मतलब कि तेजी से पहुंच जाएगा करंट। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, बस बात खत्म। और न समझ में आया तो बताइएगा, फिर से मैं समझा दूंगा, मेरा काम तो यही है। ओके सो एक बात पता चल गई। क्या बात पता चल गई, मेरे को पता चला कि R प्रोपोर्शनल है लेंथ के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एरिया है। यहां से मैं दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड आउट कर दूं, सो ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन, हालांकि मैं ऐड नहीं करता हूं, मैं ज्वाइन या क्या बोलते हैं, हाँ ज्वाइन कर दो बोथ इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो मिलेगा क्या मुझे, R L के प्रोपोर्शनल है और A के इनवर्सली है, तो L अपॉन A आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनल हटाना ये तुम्हारा काम होता है, तो हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे और मेरे पास एक और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, एक और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम प्यार से रो बोलते हैं। ये रोता नहीं है, रुलाता है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब ये रो क्या है, ये जस्ट अपोजिट है R का। ऐसा बोलते हैं हम उसके यूनिट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज कुछ खास नहीं होता। हम क्या बोलेंगे इसको, व्हाट इज द रो। इधर हटाता हूं थोड़ा बहुत चीजें, R इज इक्वल टू रो, रो समझ में आया, रो क्या है भाई, रो है मेरा कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ओके। और नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम नाम जानते हैं रो, RHO, रहो, ओके। अच्छा एक नाम ये तो रहो हो गया, बट इसका नाम होता है रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। बोलने का तरीका क्या है, रो, और इसको किस नाम से जानते हैं, रजिस्टिविटी, टीवीटी, रजिस्टिविटी। क्या बताया मैंने, रजिस्टिविटी। और ये भी कंडक्टर की होती है। ये क्या चीज है, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। क्या मतलब सर, समझाइएगा। ऐसे समझो कि मैंने क्या किया, तुम मान लो पीएम हो, ठीक है, प्रधानमंत्री देश के, ठीक है। अब देश के प्रधानमंत्री हो तो मैंने क्या किया, तुम्हारी सिक्योरिटी लगानी थी। भाई सिक्योरिटी तो मिलती है ना उस बंदे को, बंदा, ठीक है, प्रधानमंत्री को भाई सिक्योरिटी मिलेगी। एक काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए एकदम आलसी बंदे को नियुक्त करते हैं, एकदम आलसी, जिसको भाई सिर्फ सोना या पबजी खेलना और खाना, बस यही आता है, ठीक है। अब भाई वो कैसे सिक्योरिटी करेगा, जरा सोचो, नहीं कर पाएगा। यानी उस बंदे की क्वालिटी कम है, सस्ते में मैंने लिया था कम क्वालिटी के बंदे को। अब मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरा बंदा लिया, मान लो मैंने पुलिस को ले लिया, ठीक है, पुलिस को उसकी सिक्योरिटी में लगा दिया। अब वो भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो बिक सकती है,
या समथिंग लाइक दैट। मैं पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। कोई वो नहीं लेगा माइंड में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, थोड़े ब्लैक बेल्ट कमांडोज वगैरह लगा दिए। अब मालूम हो तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग ही दी जाती है, आंख बिना झपके, ये वो इस तरीके से। तो यहाँ क्या है, किसकी क्वालिटी ज्यादा है, जस्ट थिंक अबाउट उस ब्लैक कैट कमांडो की, उसकी ज्यादा है। हालांकि एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्लैक कैट कमांडो लग जाता है या पुलिस लग जाती है या पबजी खेलने वाला बंदा लग जाता है, एग्जांपल दे रहा हूं किस बंदे की क्वालिटी बेस्ट है, ब्लैक कैट कमांडो की, ऑफ कोर्स यार। तो इसकी क्वालिटी बेस्ट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कंडक्टर की क्वालिटी को डिफाइन करने वाला टर्म क्या है, रजिस्टिविटी। क्या सर, अरे सिंपल से एक बात बताओ कि जो रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है वो क्या काम करता है, ये अपोज करता है, रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो अगर मैं ऐसी क्वालिटी का रेजिस्टेंस लगाऊं जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करे, अच्छे से रोके, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी एक तरीके से। या फिर कम रोकेगा तो शायद उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो अगर अच्छी क्वालिटी का हम कोई रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो उस क्वालिटी को, उस स्पेशल क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर, ठीक है, मेटल के नेचर पर, नेचर ऑफ मेटल, यानी किस तरह का मेटल आप यूज कर रहे हैं। याद रखो आर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर और एरिया पर। लेकिन रेजिस्टिविटी यानी रो किस पे डिपेंड करता है, रो डिपेंड करता है कि आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज। अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ना, तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो भी आप मेटल यूज कर रहे हैं उसकी रेजिस्टिविटी घट या बढ़ सकती है। बात समझ में, सिंपल सी बात है कि अगर आप कॉपर वायर ले रहे हैं, उसका टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं, तो उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे ना। सिंपल सी बात है, इधर उधर उनमें जो थर्मल एनर्जी है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो एटम इधर उधर भागने लगेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी उनकी। तो वहां पे क्या होता है कि रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। बट इसी तरीके से अगर हम एक तरीके से और रेजिस्टिविटी चेंज कर सकते हैं कि मान लो मैं अलग अलग नेचर का यूज कर रहा हूं, मैंने आयरन का यूज किया मेटल, और अच्छी एफिशिएंसी लेना है मुझे, तो मैंने कॉपर ले लिया, कॉपर ले लिया मेटल। तो मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मेटल यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं कि सिल्वर यूज कर रहे हैं, आयरन यूज कर रहे हैं, कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, उस पे भी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो दो चीजों पे, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, और नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप अलग अलग नेचर ऑफ मेटल लेते हैं, टाइप ऑफ मेटल लेते हैं, तो भी रेजिस्टिविटी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सेशन, क्या होता है, किस तरीके से हम इन सभी चीजों से डील करते हैं, ठीक है। तो इसे फटाफट नोट कीजिए, आगे की चीजें हम इसके बाद बताएंगे फटाफट। ओके, सो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो कि मैंने बताया। अच्छा एक बात को याद रखो, मैं बहुत ज्यादा डीप जा रहा हूँ, बहुत सारी चीजों को एग्जाम्पल वे पे समझा रहा हूँ। इसका कारण ये है, इससे पहली चीजों पे मैंने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन ये टॉपिक रियलिटी बताऊं तो अगर मैं सिंपल वे पे जाता तो आगे आने वाले टाइम पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता कि क्यों ऐसा हो जाता है कि लेंथ के इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस बढ़ता या घट जाता है, क्यों होता है ये, क्यों के क्वेश्चंस आप बड़े आराम से लोगों को बता सकते हैं, या एरिया पर क्यों डिपेंड करता है, इसको मैंने बताया, ठीक है। रजिस्टिविटी को भी एक्सप्लेन किया। तो ये क्या है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं या एक टर्म्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में। इसकी वजह से थोड़ा सा मैंने इसको ज्यादा डीप करने की कोशिश करी। अब बात आती है कुछ और, एक जो बची हुई चीज है ओम्स लॉ में ही, ओम्स लॉ में जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है या फेमस है, वीआई ग्राफ। क्या, वीआई ग्राफ। इससे भी ओम्स ने अपने लॉ को एक्सप्लेन करा था, और एक बोले तो ठप्पा लगाया था, ये मेरा राइट है देख लो, मैं ग्राफ से भी समझा सकता हूं। तो वीआई ग्राफ के थ्रू उन्होंने इससे एक्सप्लेन किया था। क्या किया था उन्होंने एक ग्राफ बनाया, जैसे आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा, इसी तरह का वीटी ग्राफ, हाँ, या वेलोसिटी, या वीडी ग्राफ, या टाइम डिस्टेंस ग्राफ, इस तरीके ग्राफ पढ़े थे ना, एक्सेलरेशन वाला ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ना, उसी से कनेक्टेड है।
तो यहाँ पे मैं वी आई ग्राफ बना रहा हूं, मैंने इसको वी ले लिया, यानी वाई एक्सिस वी को डिनोट कर रहा है और एक्स एक्सिस आई। वी जानते हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस है और आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ये ऑरिजिन है, यानी यहां से स्टार्ट हर चीज होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ डाटाज यहाँ पे डाल देता हूं, उस डाटा के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होंगी। तो मैंने यहाँ 1 लिया और चलो हाँ 1 ले लो, और मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को 2 ले लिया, डबल ले रहा हूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करता हूं, अगर इसको 1 से डबल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा 4। इसको ट्रिपल कर दिया तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा, इसको 4 टाइम कर दिया तो ये भी 4 टाइम हो गया, इसको 5 टाइम किया तो ये भी 5 टाइम हो गया। अब अगर मैं इन सभी को पॉइंट को ज्वाइन करूं या फिर प्लॉट करूं, इन सारे पॉइंट को 1 2 को प्लॉट करूं तो क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। अगर मैं 2 4 को प्लॉट करूं तो मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा। अगर मैं 3 6 को प्लॉट करूं तो ये पॉइंट मिलेंगे। अगर मैं 8 8 को करूं तो ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 10 को ये, और इन सभी को अगर ज्वाइन करूं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन लंबी। स्ट्रेट लाइन याद होगा आप लोगों को, जब एक्सेलरेशन पढ़ते थे, ये कांस्टेंट टर्म को समझाता है कि भाई कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन। सेम यहां पर भी कि जो मेरा वी आई ग्राफ में ये जो ग्राफ निकला, जो कि रेजिस्टेंस का होगा आर का, ये देखिए कांस्टेंट लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा। तो ये बस एक्सप्लेन किया था वी आई ग्राफ से, किन्होंने, ओम्स जी ने। ठीक है, जॉर्ज सिमोन ओम, इन्होंने बताया कि आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेड है ये, कि अगर हम सर्टेन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं तो उसी रेशियो में ये भी चेंज होगा। अब इन सभी कंडीशन पे आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो R1 निकालते हैं एट 1 पे, तो क्या होगा, हमें मालूम है V1 अपॉन I1 हो जाएगा। V1 मेरा क्या है 2 और I1 कितना है 1। चलो R2 निकालते हैं, V2 कितना है देखते हैं, V2 है मेरा 4 और I2 है 2, कितना आया 2/1। इसी तरीके से R3 निकालो तो V3 अपॉन I3 मतलब ये हो गया 6/3, मतलब हो गया 2/1। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि R1 R2 R3 ये सभी इक्वल हैं और एक सेम टर्म दे रहे हैं जिसे हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, यानी 2। बस डिफाइन हो गया कि V अपॉन I ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, R। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को वी आई ग्राफ। सो आज के लिए बच्चों आपका इतना ही रहेगा, आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय। ठीक है।